नमस्कार। खास कार्यक्रम देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। अमेरिका ने अफगानिस्तान पर अब तक का सबसे बड़ा गैर परमाणु बम गिराया है। अमेरिका ने गुरुवार को अफगानिस्तान के पाकिस्तान से सटे उन इलाकों में 10,000 किलोग्राम का बम गिराया था जहां कथित तौर पर इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों के छिपने के लिए वो गुफाओं का इस्तेमाल करते हैं। इस बम को मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स या MOAB कहा जाता है। माना जा रहा है कि इतने भारी हथियारों का इस्तेमाल अमेरिका ने शायद इससे पहले कभी नहीं किया। अफगानिस्तान में हुई इस अमेरिकी बमबारी में 36 आतंकवादियों की मौत की भी खबर है। अफगान अधिकारियों के मुताबिक ये कदम अफगान सरकार के साथ मिलकर उठाया गया है और पूरी सावधानी बरती गई कि कोई आम नागरिक को इससे नुकसान ना पहुंचे। लेकिन पूर्व अफगान राष्ट्रपति हामिद करज़ई ने इस हमले की निंदा की है। यहाँ कार्यक्रम में जिन सवालों को हम उठाएंगे उनमें ये भी शामिल है कि आखिर इस हमले के बाद, इस बमबारी के बाद अमेरिका और अफगानिस्तान क्या हासिल करना चाहते हैं इस बमबारी से। और साथ ही एक और ज्वलंत सवाल है वो ये कि नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अफगान नीति क्या है। क्या इस हमले के बाद ये माना जाए कि उनकी अफगान नीति जो बराक ओबामा की नीति थी उससे अलग होगी, उनके जैसे होगी, क्योंकि एक कैंपेन के दौरान जिस तरह से उन्होंने अपनी नीति को बताने की कोशिश की थी उससे सिर्फ उलझन की स्थिति ज़्यादा पैदा हुई है। मेरे साथ मौजूद हैं विवेक काटजू, भारत के पूर्व राजदूत अफगानिस्तान में। दूसरे खास मेहमान मेरे साथ अजय लेले मौजूद हैं, रिसर्च फेलो हैं IDSA में। आलोक बंसल हैं, डायरेक्टर हैं इंडिया फाउंडेशन के। और साथ ही मेरे साथ डॉक्टर नफीस अहमद भी जुड़ जाएंगे, प्रोफेसर हैं साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में दिल्ली में। सभी मेहमानों का स्वागत है। विवेक काटजू जी, ये बताइए फिलहाल कि क्या इस बात की कोई आशंका या आसार नज़र आ रहे थे कि इस तरह का कोई हमला हो सकता है, क्योंकि अचानक जिस तरह से ब्रेकिंग न्यूज़ आई और तमाम वेस्टर्न मीडिया हिल गया, क्या इस तरह के कोई आसार आप देख पा रहे थे? देखिए, अचिन में देश का एक गढ़ आज से 2 साल से, वो अचिन जो कि जलालाबाद जो नंगरहार की राजधानी है उससे कोई 35-40 किलोमीटर की दूरी पर है, उसके पश्चिम में। वहाँ पे देश के आतंकवादियों ने वहाँ के जो शिनवारी कबीले के लोग हैं उनके साथ काफ़ी बदसलूकी की, उनको हटाया। और काफ़ी इसमें पाकिस्तान से उनके तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोग, कुछ सलाफ़ी जो कि कुनर में रहते हैं, और कुनर में एक सराफ़ी परंपरा का काफ़ी सालों से एक चल रही है। तो 3-4 दिन पहले से इन्होंने आक्रमण किया था, अफ़गान सैनिकों ने, और उनके साथ ये भी थे, अमरीकी भी थे। अब मुझे लगता है कि सैनिक उद्देश्य तो है इस बॉम्ब के इस्तेमाल का, लेकिन उसके साथ साथ एक राजनीतिक पहलू भी है। राजनीतिक पहलू जो मुझे दिखता है, और राजनयिक पहलू जो दिखता है, वो ये कि रूस ने ये कहा है कि आईसिस का सबसे ज़्यादा भय है, और हम ये अफगानिस्तान में, और हमें ये मालूम है कि आईसिस की क्षमता इस वक्त इतनी ज़्यादा नहीं है, और तालिबान ज़्यादा प्रबल है, और असल में लड़ाई तालिबान के साथ। लेकिन अमेरिका ये चाहता है कि एक तरह से रूस को भी सिग्नल दे कि हम तालिबान को हम आईसिस को समाप्त कर ही के रहेंगे। और 2017 में उन्होंने कहा है कि हम इनको जड़ से उखाड़ देंगे अफगानिस्तान में। तो रूस को ये कहना चाह रहा है कि आप जो कह रहे हैं वो गलत है, तो हम निपट लेंगे। दूसरा, वो एक अफगानिस्तान में भी एक सिग्नल देना चाह रहे हैं ट्रंप साहब कि मैं, अंग्रेजी में अगर कहें तो आई मीन बिजनेस। लेकिन ट्रंप साहब की जो अभी तक नीति है अफगानिस्तान के प्रति, उसके सब पहलू सामने अभी प्रकट नहीं। लेकिन एमएस काटजू, जो यहाँ महत्वपूर्ण बात है वो ये कि क्या वाकई इस्लामिक स्टेट इतनी बड़ी समस्या है अफगानिस्तान के लिए? पिछले कई हमले हमने ज़रूर देखे हैं, लेकिन क्या तालिबान बड़ा जो है वो ख़तरा है अफगान सरकार के लिए, वहाँ के आम लोगों के लिए? खासकर आईसिस को निशाना बनाने के पीछे आप क्या वजह देख रहे हैं? क्या आप जैसे कह रहे हैं कि इसको सैन्य इसका मकसद होने के अलावा एक राजनीतिक जो मैसेज है वो भी है? हाँ, बिल्कुल राजनीतिक मैसेज तो है ही कि अब रूस, क्योंकि इस वक्त अब रूस ने अफगानिस्तान में पुनः प्रवेश कर लिया, और रूस अफगानिस्तान की राजनयिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण रोल अदा करे। पाकिस्तान भी अब ऑप्शंस अपने देख रहा है। बिल्कुल। तो वो चाहते हैं कि आईसिस को जड़ से हम खत्म कर दें, और अगर उनको जड़ से एक बार हमने खत्म कर दिया या बिल्कुल सीमित कर दिया, तो फिर ये बहाना किसी के पास नहीं रहेगा कि आईसिस ज्यादा है,
ज़्यादा मुश्किल, इसलिए तालिबान पे ध्यान न दिया तो जाए। इसलिए तालिबान पे कम ध्यान बहुत दिया जाए। महत्वपूर्ण और दिलचस्प बात है जो आप बता रहे हैं। अजय लेले जी, ये बताइए फिलहाल कि इसको जिस तरह से प्रसारित किया जा रहा है, इस खबर को जिस तरह से ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है कि मदर ऑफ ऑल बॉम्ब, जितनी सनसनी इसके पीछे नजर आ रही है कि इतने हज़ार किलोग्राम का हमने बम गिरा दिया, ये सब जो है वो इसके पीछे क्या साइकोलॉजी आप देख रहे हैं, ये सब कहने के पीछे कि हमने इतना बड़ा बम गिराया है? मेरे विचार से इसकी साइकोलॉजी थोड़ी सी ग्लोबल हो सकती है, क्योंकि अभी अगर हम ट्रम्प साहब का देखें तो वो 3 फ्रंट्स पे लड़ाई लड़ रहे हैं। एक सीरिया में है, नॉर्थ कोरिया का प्रॉब्लम बहुत जटिल होते जा रहा है, और अफ़गानिस्तान का प्रॉब्लम है। तो वो एक ग्लोबल मैसेजिंग जो करना चाह रहे हैं, जो ट्रम्प साहब ने अभी सीरिया में हमला किया था, 59 टॉमहॉक मिसाइल्स गिराए थे, इसके बाद ये एक हमला है। ये जो वेपन था ये 2003 का ही बनाया हुआ वेपन था, तो काफ़ी सारे ऑप्शंस थे अमेरिकन के पास ये वेपन यूज़ करने के लिए फॉर लास्ट 15 ईयर्स, लेकिन ये वेपन यूज़ नहीं हुआ था। तो शायद वो ये भी दिखाना चाह रहे हैं नॉर्थ कोरिया को या पूरी दुनिया को कि उनके पास एक इतना प्रबल वेपन है कि जो नॉन न्यूक्लियर है, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन बेसिकली यूजेबल वेपन नहीं होता। तो आपके पास एक नॉन न्यूक्लियर वेपन है और आप उसको यूज़ करने की क्षमता दिखा सकते हैं। तो ये एक मौका ये है। एक मौका है, तो शायद उन्होंने उसको एक लोगों को दिखाया कि एक ऐसा वाला वेपन वो यूज़ कर सकते हैं। तो यानी इसके लिए इतना इसको ड्रामेटाइज करना, इसकी जो बिल्कुल। नाटकीयता है जो बिल्कुल थिएटर की तरह हमें नजर आ रहा है, ये बहुत ज़रूरी था। अमेरिका का अगर आप पूरा आलेख देखें तो अमेरिका हमेशा जब भी एक बड़ी कार्रवाई करनी होती है तो बहुत सारा नाटक करता है, और मेरे विचार से ये अभी उन्होंने वही किया है। क्योंकि रशिया के पास और एक वेपन है जिसको रशिया फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स कहते हैं, जिसका उन्होंने मेरे विचार से सितंबर 2007 में परीक्षण किया था और वो भी सक्सेसफुल हुआ था। वो जो वेपन है वो मदर ऑफ ऑल बॉम्ब से 4 टाइम्स ज़्यादा भारी वेपन है। तो रशिया का कल एक स्टेटमेंट भी आया है कि क्या अमेरिका अब चाहता है कि आर्म्स रेस फिर से शुरू हो जाए। तो बेसिकली ये काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करना, और मेरे विचार से नॉर्थ कोरिया अभी परमाणु 6th परीक्षण करने की संभावना है, ये भी कहीं ना कहीं उनके दिमाग में रहता होगा कि वो कंट्री को भी हमें अगर एक कोई मैसेज देना है कि भले ही आपके पास न्यूक्लियर वेपन तैयार करने की क्षमता हो, लेकिन हम नॉन न्यूक्लियर वेपन जो इतने ही संहारक हो सकते हैं। और अगर इस खास सेक्शन की मैं आपसे समझने की कोशिश करूं कि फिलहाल जितने प्रिसाइज तरीके से एक जगह पे बम गिराया गया है, इतनी बिल्कुल जानकारी, क्या इतनी प्रिसाइज जानकारी थी कि वाकई इसी जगह पर गढ़ है, इसी जगह पर गुफा है, आपको लगता है, या इस पर भी कोई सवाल है इस हमले पर? मेरे विचार से उन्होंने एक टारगेट सिलेक्ट किया था। वो टारगेट बेसिकली उनका कहना ये है कि काफ़ी सारे अंडरग्राउंड बंकर्स है जिसको तालिबान के हाथ में थे, बट जिसको आईएस ने अब टेक ओवर कर लिया है, और बेसिकली ISIS-K करके उनका जो ग्रुप है वो अफ़गानिस्तान में कार्यरत है। तो उनके विचार से ये लोग वहाँ से ऑपरेट करने वाले थे, और कहीं ना कहीं उनको बताना था कि अगर आपको वैसा ऑपरेट करना है, क्योंकि अगर आप ISIS का पूरा आलेख देखें तो सीरिया में वो एक सिटी टेक ओवर करते हैं, इराक में एक सिटी टेक ओवर करते हैं, तो यहाँ पे भी वो एक जोग्राफिकल एरिया टेक ओवर करने की कोशिश में था। तो उनको शुरुआत से ही उनको जड़ से पहले रोक उखाड़ना लिया गया था। है, आप ये कह रहे हैं। और उसके लिए इतना बड़ा वेपन यूज़ करने की ज़रूरत जी। थी। कैप्टन बंसल, ये बताइए फिलहाल कि अमेरिका की अब तक की सबसे लंबी जंग है जो अमेरिका ने अपने इतिहास में लड़ी है, और सबसे एक्सपेंसिव भी बताई जाती है। इस पर भी हम आएंगे कि आखिर अमेरिका क्या हासिल करना चाहता है अब करीब 15 साल गुजर जाने के बाद। लेकिन ये बताइए फिलहाल कि अफ़गान सरकार के नज़रिए से हम इस बॉम्बिंग को, इस बमबारी को किस तरह से देखें? अफ़गान सरकार के नुमाइंदे आके बढ़ चढ़ कर ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने उनका साथ निभाया है, ये हमने किया है, हम कह रहे हैं, यानी अमेरिका को अपने साथ रखकर वो कहने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हामिद करज़ई का बयान भी इसमें महत्वपूर्ण है, उन्होंने कहा है कि ये गैर इंसानी है, इनह्यूमन है। देखिए, जहाँ तक सवाल अफ़गानिस्तान का है, पहली चीज़ तो ये सिग्नल देता है अफगान्स को कि अमेरिका इस युद्ध को छोड़कर नहीं जा रहा। जैसे बीच में एक टाइम आया था जब अमेरिका बोल रहा था कट आवर लॉसेज एंड मूव, वो स्थिति चेंज हो चुकी है। अमेरिका ने ये दिखलाया है कि हम यहाँ पे टिके रहेंगे जब तक स्थिरता नहीं आती, और इस इतने बड़े वेपन का प्रयोग करके उन्होंने दिखाया कि हम किस लेवल तक जा सकते हैं। एक और सवाल जो आपने पूछा कि इस्लामिक स्टेट के खिलाफ क्यों और तालिबान के खिलाफ क्यों नहीं, पहली चीज़ ये समझनी चाहिए कि GBU-43B, जिसको कि सबसे बड़ा मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स कहा गया है, इससे बड़ा भी एक बॉम्ब है GBU-57 जो अभी तक यूज़ नहीं हुआ है, लेकिन इसको जो प्रयोग किया गया, और आप बोल रहे हैं कि पिन पॉइंटेड टारगेट था, ये जो जगह थी जो अचिन के पास, जो इन्होंने ISS का गढ़ था, इसके चारों तरफ इन्होंने माइनिंग और इस तरीके के ऑब्स्टेकल्स क्रिएट किए थे कि कन्वेंशनल जो फोर्सेस थी वो आगे बढ़ नहीं पा रही थी। यहाँ पे आसपास सिविलियन कोई हैबिटेशन नहीं था, तो क्योंकि ये जो GBU-43B है इसका ब्लास्ट जो है 1 माइल के रेडियस में है, तो इट्स अ ह्यूज वेपन और का कोलैटरल डैमेज काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। जब तालिबान जिन इलाकों में है
वहां पे रिलेटिवली कोलैटरल डैमेज होने की ज्यादा संभावना आम लोग भी रहते हैं। यहाँ पे क्या है कि एक आइसोलेटेड एरिया था जहां पे कि इन्होंने फिजिकल बैरियर्स लगा रखे हैं और यूएस एंड अफगान फोर्सेस वर नॉट एबल टू मेक प्रोग्रेस, मतलब वो आगे बढ़ नहीं पा रही थी। तो इस कारण जो था ये एक आवश्यकता थी कि ये जो केव कॉम्प्लेक्स था इसको डिस्ट्रॉय किया जाए और एक तरीके से सिग्नलिंग दी जाए। और ट्रंप साहब की तो जैसे आपने देखा है कि वो मक्खी को भी मारने के लिए स्लेज हैमर का प्रयोग करते हैं, वो उन्होंने सीरिया में भी दिखाया 57 टॉमरहॉक्स लॉन्च करके। तो यहाँ पे भी उन्होंने दिखाया 36 जो लड़ाके मारे गए हैं, इसकी जो कॉस्ट है, डेवलपमेंट कॉस्ट है इस वेपन की बहुत ज़्यादा है। उसके बावजूद उन्होंने ये दिखाया कि जहाँ तक सवाल अमेरिकी सेना के साथ खड़े होने का है, कोई भी स्टोन अनटर्न नहीं छोड़ा जाएगा, मतलब हम पूरी हद तक जाएंगे और वो उन्होंने दिखा दिया। और इसके साथ एक सिग्नलिंग उन्होंने उत्तरी कोरिया को भी दी। जी हाँ, बहुत दिलचस्प बात यह है कि इससे पहले कि जब वो उम्मीदवार ट्रंप थे, राष्ट्रपति ट्रंप से पहले वो ये कह चुके थे कि अफगानिस्तान में जो है वो डिजास्टर है दरअसल अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट, और साफ तौर में उन्होंने बिल्कुल इस तरह के शब्दों में कहा कि वहां से वो अपने फौजी वापस बुला लेंगे। तो क्या आपको लगता है कि ये फर्क है उम्मीदवार ट्रंप और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच का भी, कि शायद उन्हें तब अंदाजा नहीं था और वो जिस तरह से सीरिया में कह चुके हैं कि उन्हें गलत मालूमात थी, अब शायद अफगानिस्तान के बारे में भी ऐसा कहेंगे? देखिए, कई मामलों में अगर आप देखें जो ट्रंप की जो इलेक्शन जो प्रोपेगेंडा था, स्पेशली विदेश नीति के मामले में, वो काफ़ी डिफरेंट। सीरिया हो गया, अफगानिस्तान हो गया, रूस के साथ जैसे उनके संबंधों की चर्चा थी वो भी देख लीजिए, तो उसमें भी काफ़ी परिवर्तन दिख रहा है। और जैसा कि वो कह रहे हैं कि उनको जानकारी नहीं थी, ये मानना मेरे ख्याल से कुछ हद तक उचित होगा, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपतियों में ट्रंप एकमात्र शायद ऐसे राष्ट्रपति हैं पिछले कई दशकों में जिनका सरकार में कोई भी अनुभव नहीं रहा। तो जिस तरीके की जो सरकारी जानकारी सामान्यतः लोगों के पास होती है वो उनके पास नहीं थी। तो वो जो भी अपना जो ओपिनियन फॉर्म कर रहे थे वो बेसिकली जो ओपन सोर्स मटेरियल है उसके ऊपर था। तो हो सकता है अब जब उनको पता चला हो कि क्या स्थिति है, उन्होंने अपना जो विचार है इन बोथ सीरिया और अफगानिस्तान के बारे में वो अब्बास, जो मैं आपसे ये सवाल उठाना चाहती हूँ फिलहाल कि 2-3 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि अगर यूएस जो थिंक टैंक हैं अगर उनके नज़रिए से हम देखें तो एक साफ तौर पर जो सबसे महत्वपूर्ण वहाँ पर काफ़ी जाना माना थिंक टैंक है, उसका ये कहना है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो रिकन्स्ट्रक्शन था यूरोप का, दरअसल उसमें इतना पैसा नहीं लगा अमेरिका के ज़रिए जितना सिर्फ अफगानिस्तान में पिछले 15 साल में खर्च किया गया है। और इस सब के बावजूद जो है 2/3 सिर्फ हिस्सा ऐसा है जो अभी अफगान सरकार के अंडर है, 1/3 हिस्सा ऐसा है जो आतंकवादी अपने अंडर किए हुए हैं। क्या वाकई इस पूरे पूरी लड़ाई है इस पर भी सवाल उठना चाहिए कि अमेरिका की बुनियादी अप्रोच जो रही है इस लड़ाई में वो ही गलत रही, क्योंकि जो तालिबान है उनका रिजर्वायर जो है, उनकी जो सेंचुरीज हैं वो सब पाकिस्तान में, और पाकिस्तान ने उनको बिल्कुल हर रूप से सहायता दी। तो जब तक पाकिस्तान का जो मसला है अफगानिस्तान से संबंधित उस पर प्रहार नहीं होगा तब तक तालिबान रहेंगे और तालिबान आगे बढ़ते रहेंगे। दूसरी चीज़, अब अमेरिका की तालिबान नीति जो है वो बहुत कंफ्यूज रही। पहले था कि तालिबान को ख़त्म करें, वो किया नहीं उन्होंने। 2002 में नहीं किया, तोरा बोरा में फंसे थे, वहाँ से भाग गए पाकिस्तान। उसके बाद पाकिस्तानियों ने इनसे कहा, अमरीकियों से, कि अगर आप अलकायदा पर विजय चाहते हैं तो हमें तालिबान के मामले में मत छेड़ें। 3 साल 2002, 3, 4, 5 तक उन्होंने तालिबान को नहीं छेड़ा, और पाकिस्तान ने उस पीरियड का पूर्ण इस्तेमाल करके तालिबान को फिर अफगानिस्तान में खुली छूट दी। अब बाद में पाकिस्तानियों ने कहा कि तालिबान से बातचीत के जरिए ही मामला हल होगा। अमेरिका ने कहा ठीक। तो जो दरअसल मुश्किल है वो लड़ाई आज 2001 से चल रही है, आज 2017 हो, 15 साल तो हो गए इस लड़ाई को। अमेरिका की सबसे लंबी लड़ाई मानी जाती है और इसमें भी अभी अंत नहीं दिख रहा। और 13,000 फौजी जो हैं, सारे फौजियों के वापस आने के बावजूद भी अभी मौजूद हैं, क्योंकि जब तक तालिबान हैं और तालिबान समझते हैं कि वो पाकिस्तान की शह है उनको, अब तो दुनिया रिस्पेक्टेबिलिटी दे रही है तो बढ़ सकते हैं। मैंने यहाँ तक एडवोकेट किया और मैं बिलीव करता हूँ कि तालिबान एक फैक्टर हो गया है अफगानिस्तान में, और हमें भी उनसे अब कुछ संबंध, बातचीत करने का जरिया खोजना चाहिए। लेकिन इसके माने नहीं, हाँ, लेकिन इसके माने नहीं है कि हम अपनी जो पारंपरिक नीति है अफगानिस्तान पर उसको छोड़ दें। देखिए, अफगानिस्तान का दस्तूर है
कि वहाँ सब लोग सबसे बात करते हैं और हमें उसमें संकोच नहीं करना चुनाव के चाहिए। वक्त में भी बात हुई है सब तालिबान चीज से, बात बिल्कुल। करते हैं, सब लोग सबसे बात करते हैं। चलिए वो हम भी बात कर लें, इसके मतलब थोड़ी कि हम गनी और अब्दुल्ला की जो सरकार है उससे अलग चले जाएंगे। बिल्कुल नहीं, सहायता पूरी चलती रहा। लेकिन फिर भी आप ये कह रहे हैं कि तालिबान से बात करना चाहिए, इससे भारत को क्या हासिल होगा? देखिए, अफगानिस्तान में हमें हर रूप से एक प्लेयर रहना है। हमारी एक वहाँ पे अहम भूमिका रही, और प्लेयर आप तभी रहते हैं जब सब लोगों से आपके लिंक्स रहते क्या हैं। आप मैं ये नहीं कह रहा क्या हूँ। आप ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान के बरक्स जो है भारत को वहाँ होना जरूरी है, क्योंकि तालिबान से जो रिश्ते पाकिस्तान के हैं, दरअसल भारत की मौजूदगी वहाँ जरूरी है? क्या आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि देख कि पाकिस्तान की तालिबान ने भी चाहा है कि भाई कुछ न कुछ संपर्क भारत सरकार की से रहे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उनको पूर्ण रूप से रिकग्निशन दें, बिल्कुल Legitimize नहीं, करिए। लेजिटिमाइज करने की बात नहीं है। लेकिन वो प्लेयर हैं, आप ये कह रहे लेकिन हैं। वो प्लेयर तो साफ है। 1/3 हिस्से पे अफगानिस्तान प्लेयर का हैं हिस्सा तो है। प्लेयर अगर हैं तो आज के दिन 15 साल हो गए हैं तो कुछ संपर्क रखने में कोई बुराई नहीं। और ये जो मसला है अफगानिस्तान का, ये जटिल है। ट्रम्प साहब अभी भी नीति खोज रहे हैं कि क्या उनकी नीति होगी, और वो इतनी जल्दी बदलेगी नहीं। और वो यही चाहते हैं कि आईएसआईएस नहीं आगे बढ़े। और अपना हथियार शायद दिखाने के लिए अभी अजय लेले कह रहे हैं कि वो सिर्फ तो हथियार अपनी की जगह नुमाइश के लिए भी है। देखिए, जो है वो तो अपनी इस्तेमाल हो जगह सकता है, क्योंकि ये कभी नहीं हुआ है कि कोई हथियार का इस्तेमाल हो रहा हो और व्हाइट हाउस की पोडियम से प्रेस सेक्रेटरी राष्ट्रपति के उसकी अनाउंसमेंट करें। ये अनाउंसमेंट जो है, ये सब अप्रत्याशित है। पेंटिकल हुआ। ये कल राष्ट्रपति के प्रेस सचिव, क्या नाम है, शॉ, बिल्कुल। उन्होंने अनाउंसमेंट की इसकी। तो अब ये सब पहलू अगर आप देखें तो फिर जो मामला है वो जटिल है, वो चलता जाएगा। अफगानिस्तान में कैप्टन अभी बंसल, आप इस बात से सहमत नजर नहीं आ रहे? नहीं, मैं सहमत हूँ। मेरा हालांकि ये मानना है कि अगर किसी घुड़दौड़ में आप हर घोड़े पर दाव लगाएंगे तो भले ही आपका घोड़ा जीत जाए, हार जाएंगे। तो यू कांट बेट ऑन ऑल हॉर्सेस। सो टू दैट एक्सटेंट आई थिंक वी मस्ट मेक आवर ओरिएंटेशन क्लियर कि लेकिन हम क्या किसको ये support- आइडियलिस्ट की बजाय एक रियलिस्ट अप्रोच होगी, जिसको एम्बेसडर कार्ड जो कह रहे हैं नहीं, कि हम ये बिल्कुल सोचते मैं ये रहें नहीं कि- कह रहा। जैसे कंधार हमला हुआ था तो हमने तालिबान से बात की थी, तो जरूरत पे तो करनी ही पड़ेगी। लेकिन हाँ, मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि अब तालिबान, ऐसा नहीं है कि तालिबान के ऊपर विजय नहीं प्राप्त की जा सकती। अगर आज दुनिया के सारे राष्ट्र इस बात पे निश्चित हो जाएं कि तालिबान जैसी लेकिन शक्ति 15 को साल खत्म। में तो ऐसा नहीं हुआ। जब देखिए, तक 15 साल में नहीं हुआ, क्योंकि कई बार, जैसा काटजू साहब ने खुद बताया, एक समाना था जब अमेरिका बातचीत करना चाहता था। पाकिस्तान की उपयोगिता ही यही थी कि वो तालिबान को नेगोशिएटिंग टेबल पे ला रहे थे। हिकमत करजाई साहब जो उनके उप विदेश मंत्री हैं, वो बातचीत कर रहे थे तालिबान से, 2 साल तक बातचीत करते रहे। और उन्होंने सबसे पहला लोगों से पूछा कि किसके बिहाफ पे आप बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा मुल्ला उमर के। लेकिन जब पता चला कि 2 साल पहले ही मर चुके हैं तो हम उनको बुद्धू बनाया जा रहा था। तो अब इस तरीके की अगर बातचीतें होंगी, और पाकिस्तान, अगर आप देखें, नवाज शरीफ साहब ने लंदन में जाके बोला कि अफगानिस्तान में शांति जब ही आ सकती है जब तालिबान जो है सरकार का एक हिस्सा हो। तो पाकिस्तान की कोशिश कि तालिबान किसी ना किसी तरीके से अफगानिस्तान में घुसे रहे तो हमेशा से रही है। लेकिन अगर अमेरिका पूरी तरह से ये कह दे कि हमें तालिबान से बात नहीं कर रही, हम तालिबान को एलिमिनेट करेंगे, और जिस तरीके का निश्चय अब दिखा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से हमें कोई तालिबान को रेस्पेक्टेबिलिटी देने की आवश्यकता नहीं। लेकिन मैं इस बात को जरूर उठाऊंगी, आप जवाब दीजिएगा कि आखिर 15 साल से अफगानिस्तान में कर क्या रहा है अमेरिका। ये भी जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ऐसा क्या काम है जो इतना पैसा लगाकर वो कर रहा है। क्या वाकई अभी तक आप ये देखिए कि अगर आर्थिक रूप से हम देखें या फंक्शनली देखें, फाइनेंशियली फंक्शनली दोनों हिसाब से अभी तक अपने पैरों पे नहीं खड़ा है अफगानिस्तान। वहाँ के लोग, हमें मालूम है कि पिछले दिनों में जब वहाँ से फौजों का लौटना जारी था, वहाँ पूरे कारोबार ठप हो गए थे। जो सुरक्षा व्यवस्था थी पूरी तरीके से अमेरिकी और नेटो फोर्सेस के ऊपर जमी हुई है। इसके अलावा वहाँ की जो पुलिस है और जो आर्मी है, और ख़ासकर जो एंटी टेररिज्म जो वहाँ पर स्क्वाड्स हैं, उनको ट्रेन करने का काम था, वो भी 15 साल से लगातार जारी है। तो आखिर कर क्या रहा है वहाँ पर अमेरिका? देखिए, अमेरिका जब से अफगानिस्तान में गया है, उसकी जो पॉलिसीज रही हैं, मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि बड़ी इराटिक रही हैं। शुरू में जब अफगानिस्तान में अमेरिका गया तो उन्होंने ब्रिटिश नैरेटिव को माना कि अफगानिस्तान ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स है। वो जब ही सही है अगर आप ये माने कि इतिहास की शुरुआत जब ही हुई है जब ब्रिटिशर्स ने भारत में पैर रखा है। उससे पहले अगर आप देखें तो अफगानिस्तान भारत का हिस्सा था। मुगल साम्राज्य जो है हमेशा काबुल मुगल साम्राज्य का अभिन्न अंग था। उसके बाद जब ये अफगानिस्तान में गए, इन्होंने अफगान नेशनल आर्मी बनानी शुरू की, तो पहले उसको टुकड़ों में बांट दिया। एक बटालियन जर्मनी में ट्रेन हो रही है, एक इस तरीके से राष्ट्रीय सेनाएं नहीं बनती। अगर आप देखें जिस तरीके से अफगान नेशनल आर्मी का डेवलपमेंट हुआ, बहुत पीसमेल हुआ है। काफी समय लगा अमेरिका को यह समझने में कि सही रणनीति अफगानिस्तान में क्या होनी चाहिए।
उसके बाद काफी समय तक वो पाकिस्तान की बातों में रहे कि बिना तालिबान को ऑन बोर्ड लाए शांति नहीं हो सकती। और अब एक ऐसी स्थिति आई है जब मुझे लग रहा है कि अमेरिका अब रिजॉल्व दिखा रहा है पिछले 1 साल से कि हाँ, हम अफगानिस्तान में रहेंगे और अफगान सेना को समर्थन देंगे तालिबान के ऊपर विजय प्राप्त करने जी। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल अजय लल्ले जी, मैं आपको बहस में फिर से शामिल करना चाहती हूँ कि आखिर अगर आईएस की राजनीति को समझने की कोशिश करें, बार बार जो हमारे सामने रिसर्च आती हैं और जो नेता बताते हैं वो ये कि दरअसल ये इराक़ में अमेरिका का जो इन्वेजन था उसके बाद सद्दाम हुसैन के हटने के बाद उन परिस्थितियों में ये बना, लेकिन कहाँ इराक़ अगर भौगोलिक तौर पर देखा जाए और कहाँ अफगानिस्तान। क्या आपको लगता है कि ये कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं या वाकई एक तरह से फ्रेंचाइजी ली हुई है कि अब जो है हेडक्वार्टर इराक़ में होगा और बाकी सब जगह पर जो है इनकी ब्रांचेस होंगी? क्या इस तरह से कुछ काम कर रहा है इस्लामिक स्टेट? से हमें अलग अलग नहीं देखना चाहिए, वो दोनों हिस्सों में काम कर रहे हैं। कहीं पे आईएस का जो इंटरनेट के ऊपर काफ़ी सारे मात्रा में प्रचार चल रहा है, उससे अट्रैक्ट होके इंडिविजुअल लोग भी आकृष्ट हो रहे हैं और अपने बलबूते पे खुद को आईएस के एजेंट मान के काम कर रहे हैं। कहीं पे इनका पूरा प्रबंधन जो है वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक लिंकेजेस भी है। तो मेरे विचार से ये दोनों साइड से हमें देखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि खाली एक हो रहा है और दूसरा नहीं। तो क्या आर्थिक मदद भी मिल रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद भी मिल रही है? आपको सब तरह की मदद मिल रही है। और अगर आप पूरा उनका आलेख देखें, उनके पास जो आर्म्स है, जो एमिनेशंस है, वो उनको कहाँ से मिल रहे हैं? सब स्टेट ऑफ आर्ट आर्म्स एमिनेशन से लेके घूम रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं उनको बाकी कंट्रीज से भी भले ही कोवर्टली ही सही लेकिन मदद मिलती जा रही है। लेकिन अफगानिस्तान में क्या मकसद हो सकता है आईएस का? उसका आगे जा रहा है आईएस का पूरा जो एरिया प्रातःक्रांत करने की भूमिका है वहाँ पे वो आगे जा रहा है। उनका अगर आप शुरुआत से मैप देखें तो उनको वर्ल्ड का काफ़ी सारा हिस्सा अपने अंडर लाना है। तो ये उनकी एक पॉलिसी है कि जहाँ पे वो जा रहे हैं। उनका प्रॉब्लम वहाँ पे ये है कि तालिबान और आईएस एक दूसरे को चाहते नहीं हैं। तो वो दोनों में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो अब हमें ये देखना तो है क्या कि इनके बीच भी टकराव की स्थिति बन बिल्कुल सकती है? इनके बीच में जो टकराव है, हमें ये देखना है कि अमेरिका उसको अगर यूज़ कर पे डिवाइड एंड रूल वहाँ पे कर सकता है क्या। लेकिन अगर हम अमेरिका की भूमिका देखें, अभी उन्होंने जो बम गिराया है और बाकी भूमिका है, अब वो ट्रुप्स ऑन ग्राउंड नहीं चाहते। वो बेसिकली हवाई हमला करके अगर उनको कोई सोल्यूशन मिले तो चाहते हैं जिसमें अपने फौजियों की जान ना जाए। अपनी फौजियों की जान न जाए, इसलिए उन्होंने यूएवी का प्रबंधन किया था और अब वो ऐसे वाले बड़े बम्स कर रहे हैं। बेसिकली वो एक डिटरेंस मैकेनिज्म दिखा रहे हैं। समय मेरे पास समाप्त हो चुका है। फिलहाल सभी मेहमानों का शुक्रिया। तो भारत को खासकर एक पड़ोसी देश होने के नाते फूक फूक का कदम रखना है और देखना है कि आगे जो है वो किस तरह से हालात जो है शक्ल लेते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।